नमस्कार साथियों, हम लाइव हैं इस समय अपने इस फेसबुक पेज पर उपनल कर्मचारी महासंघ पर और मैं हूं कुशाग्र जोशी। और आज जो मेरे साथ इस पेज पर उपस्थित हैं, इस जो डिबेट में उपस्थित हैं, मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे उमेश कुमार भैया, और जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो निरंतर उपनल कर्मचारियों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भैया का, जो भैया इस डिबेट में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसके साथ ही हमारे साथ उपस्थित है हेमंत सिंह रावत जी, जो प्रदेश महामंत्री हैं इस समय उपनल कर्मचारी महासंघ के। और जो कमेटी डिसाइड की गई थी सरकार द्वारा, उसमें भी हेमंत सिंह रावत जी जो थे गोदियाल जी के साथ मौजूद थे। तो सीधा सीधा शुरुआत करते हैं, क्योंकि निरंतर लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। मैं उन सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले तो, क्योंकि उपनल कर्मचारी जो है, आज कोई भी ऐसा मुझे लगता नहीं उपनल कर्मचारी है जो आपको पहचानता ना हो, जो निरंतर मतलब आपको भगवान की तरह, वो मैं सच कहूं तो भगवान की तरह वो आपको पूछ रहा है जो आप उपनल कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। मैं सभी उपनल कर्मचारियों को बता दूं साथियों, भैया ने सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल जो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उपनल कर्मचारियों के लिए किए हुए हैं। उसके संबंध में भी भैया से बात करेंगे। सामाजिक कार्यों में भी भैया अपना पूर्ण योगदान इस उत्तराखंड को दे रहे हैं, उसके संबंध में भी हम थोड़ी बहुत भैया से बात करेंगे। भैया, उपनल कर्मचारी जानना चाहता है कि कब तक उपनल कर्मचारियों को, क्योंकि सरकार से उपनल कर्मचारियों को बहुत आशाएं हैं, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी हैं। सरकार तो देखा जाए तो सरकार करना चाहती है, पर जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज्यादा हावी है इस समय प्रदेश में भैया, कि वो सरकार को कुछ करने नहीं दे रही। 56 दिन का आंदोलन उपनल कर्मचारियों ने किया। आप उस आंदोलन के साक्षात साक्षी हैं उस चीज के। दो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी और गणेश जोशी जी उस आंदोलन को आकर वहां से उठवा के गए। एक आश्वासन, उन्होंने सशक्त आश्वासन उपनल कर्मचारियों को दिया था कि मैं तुम लोगों के लिए कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में तुम्हें जो है वो हम न्याय देंगे। लेकिन यहाँ की जो अफसरशाही इस समय हावी है भैया प्रदेश में, क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? जी भैया। देखिए कुशाग्र, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने मुझे अपना मंच सौंपा और मुझे मौका दिया आप लोगों रूबरू होने। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उपनल कर्मचारियों के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की। जी भैया। क्या है कि मामले के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब से बात हो गई थी और ये तय हुआ था कि अब जल्द से जल्द जो भी डेट आएगी उस डेट पर बहस कराई जाएगी और इसका जल्द से जल्द कोशिश करा जाएगी कि किसी अंजाम पर पहुंचे और इसका निर्णय हो। उसके बाद कोरोना आ गया। पहली लहर खत्म हुई थी तो उम्मीद थी कि दूसरी लहर जो है ऐसी खतरनाक आएगी, इसकी आशा नहीं थी। और ये अचानक से इतनी खतरनाक लहर आई कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सारी चीजें लंबित हो गई। अब धीरे धीरे देश जो है वो पटरी पर आ रहा है। तो तत्काल इस मामले पर मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी थे जो अलग अलग केस फाइल होने थे, उनकी तैयारी हो चुकी है। वो सारे केस अब फाइल हो जाएंगे, कुछ फाइल भी हो गए हैं, नंबर भी आ गए हैं। तो फिलहाल तो ये स्टेटस है। दूसरी बात आपने कही कि ब्यूरोक्रेसी। कुशाग्र, क्या है कि 20 वर्षों से उत्तराखंड राज्य सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की मार ही झेल रहा है। अधिकारी फोन नहीं उठाते, एसडीएम घर में घुसकर धमकाते हैं, पुलिस जो चाहती है वो करती है, डीएम रीच में नहीं है, एडीएम रीच में नहीं है, नेता जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, देहरादून में बस जाते हैं। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते आज भी उत्तराखंड वहीं खड़ा है जहां 20 वर्षों पहले था, 21 वर्षों पहले। तो कोई बहुत भारी बदलाव नहीं आया। बदलाव आया कि देहरादून कंक्रीट का जंगल हो गया और जो नेता पहाड़ में क्षेत्र में लोगों के बीच में रहते थे वो देहरादून में आकर बस गए। इसके अलावा कोई विकास नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे पीएचसी सीएचसी हैं जिनको आधुनिक
मेडिकल इक्विपमेंट के साथ सुसज्जित कर दिया गया हो, कितने एम्बुलेंस हमारे पास थी 108, वो भी ब्यूरोक्रेसी की जिद के भेंट चढ़ गई। 717 लोग पैदल हो गए उस पर रहने वाले, 3000 के करीब लोग जो हैं प्रभावित हुए। उसके बाद वो खुशियों की सवारी जो है वो अपना रोना रोती रहती है। कभी कोई गाड़ी कहीं खड़ी है, कोई गाड़ी जंगल में खड़ी है, कोई गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी है, कोई गाड़ी नर्सिंग होम के बाहर खड़ी है, कोई थाने के अंदर खड़ी है, उनका भी पता नहीं है। ड्राइवर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, मेडिकल अटेंडेंट नहीं है। तो देखिए व्यवस्थाएं तो वही हैं, लोगों का विकास हुआ। राज्य का विकास करने के लिए जब भी कोई ठोस कदम उठाया जाता है तो कुछ लोग निकल कर आ जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं, पहाड़वाद की बात करने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर दिल्ली में, मुंबई में, विदेशों में बैठकर पहाड़वाद की बात होती है, जितने भी बड़े हितैषी जो आपको अधिकतर सोशल मीडिया पर लोगों के साथ गाली जाएंगे, अधिकतर ये वो हैं जो कुंठित मानसिकता के साथ यहां से बाहर राज्यों में बैठे हैं और गाली ये राज्यों में काम करने वाले लोगों को देते हैं जो राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। हम किस विकास की बात करते हैं? हम उस विकास की बात करते हैं जो विकास कभी राज्य में पैदा ही नहीं हुआ। हम उस विकास की बात करते हैं जिसने जन्म लेते ही जिसको पोलियो हो गया, जो आज भी 21 सालों में अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। हम किस विकास की बात करें? हम किस किस चीज को कोसें? एक मुख्यमंत्री जाता है, दूसरा आता है, वो भ्रष्टाचार करता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, वो भ्रष्टाचार करता है। लंबी की लंबी फेरिस्त हो जाती है भ्रष्टाचारों की। भैया आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अफसरशाही बहुत हावी हो रखी है सरकार पे? कुछ भी भैया मैं आपको जी जी मैं बताता हूँ। देखिए अफसरशाही के मैंने एग्जांपल आपको दिया ना, जब कोई अधिकारी आम जनमानस की रीच में ही नहीं होगा तो वो मनमानी करेगा ना। आप अभी फोन मिलाइए किसी डीएम को, चलिए मैं बता, आप मिलाइए फोन किसी एसएसपी को, अगर फोन उठ जाए तो मुझे बता देना। तो ये हावी होना ही है। और क्या होता है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे चलती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। सिस्टम का जो परसेप्शन है वो ऊपर से नीचे चलता है। तो जैसे सचिवालय में बैठ के मैं कितने अधिकारियों के नाम लूं, मुझे डर नहीं है, आप जानते हो मैं किसी से डरता नहीं। नाम भी अभी ले सकता हूं किन किन के, कि कौन कौन जो है वो किस तरीके से अपनी नौकरियां करते हैं और कैसे मौज ले रहे हैं। कुछ अभी भी मौज ले रहे हैं, कुछ रिटायर होने के बाद भी मौज ले रहे हैं। आप मुझे विकास की गिनती बताइए ना, कौन से विकास की बात करते हैं हम सिर्फ गाल बजाते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। चंद सामाजिक लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं, चंद लोग आंदोलन की बात करने लग जाते हैं, चंद लोग जो हैं वो कुछ लोगों के साथ मिलके एक संगठित गैंग बनाकर ट्रोलिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये है, ये विकास है। यहां पर सीधा सा है, काम मत करो, लोगों को कोसना शुरू कर दो, बस। ब्यूरोक्रेसी की स्थिति आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा? आप लोग हाई कोर्ट से जीतने के बाद आपके खिलाफ सरकार चली गई, आप लोग तब से दरबदर होकर घूम रहे हैं। कोई निर्णय आज तक आप लोगों के फेवर में नहीं आया। गालियां और पड़ती हैं लोगों से कि साहब ये उपनल वाले जो हैं पैसे देकर पीछे से आए हुए लोग हैं। अरे भाई, पैसे देकर पीछे से आए हैं या आगे से आए हैं, ये लोग वो हैं जो इस राज्य के हैं। आप एक तरफ बात करते हैं राज्य की, आप एक तरफ बात करते हैं पहाड़वाद की, एक तरफ बात करते हैं पहाड़ी की, एक तरफ बात करते हैं रोजगार की। अगर रोजगार मिला तो किसी पहाड़ी को ही मिला, तो किसी स्थानीय व्यक्ति को ही, उपनल के माध्यम से मिला या किसी भी माध्यम से मिला। हम उन 22,000 27,000 लोगों को कोसते हैं, हर समय हम उन्हें गालियां देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको जहां देखते हैं हम गाली देते हैं कि अरे ये सब तो पैसे दे के आए हुए लोग हैं। ये मानसिकता ठीक नहीं है। अपने ही लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं, अगर उनका घर चल रहा है तो परेशानी क्या है? समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है, कुशाग्र समस्या यहां है, इस मानसिकता में है, कुंठित मानसिकता में है
कि जो काम करे उसे करने मत दो, और जो ना करे उसे भी तिरस्कृत करो, उसका भी अपमान करो, उसे भी गाली दो, अरे तू तो निठल्ला है, खाली है, तुझे तो काम नहीं है। बताइए, आप किस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं? उस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से तय करती है कि होना क्या है राज्य में, जो आम जनमानस की राय लेने को तैयार नहीं है। एक अभी आपको वर्तमान का एग्जांपल देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जोशीमठ में जहां हेलीपैड जहां अभी स्टेडियम यूज होता है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए, जोशीमठ में वो जगह स्टेडियम के लिए चिन्हित की गई, उसका जियो जारी हो गया, 15 लाख रुपए का खर्च हो गया कि यहाँ स्टेडियम बनेगा बच्चों के खेलने के लिए, आसपास के गांव के बच्चे आएंगे। अचानक सरकार एक तानाशाही निर्णय लेती है कि यहाँ तो हेलीड्रम बनेगा। क्या आपने आसपास के 50 गांव के लोगों से पूछा? आपने उनकी राय ली? ये राज्य नेता नहीं, ये राज्य ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। हमारे नेताओं को तो आप पूर्व मुख्यमंत्री जी को देखिए, वो कहते हैं कि मेरे को कसक है कि मैं ये निर्णय नहीं ले पाया, मेरे मन में वो कसक है कि मैं वहां निर्णय नहीं ले पाया, मेरे मन में ये मलाल रह गया कि मैं दबाव के चलते ये नहीं कर पाया। अरे कैसे मुख्यमंत्री लोग हो आप यार? आप दबाव के चलते निर्णय नहीं ले पाते हो तो इस्तीफा दो ना यार। आते क्यों हो, बनते क्यों हो मुख्यमंत्री जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है? आप हटने के बाद सिंपैथी लेने के लिए आप नई नई बातें लेकर आ जाते हो कि मुझे साधु संतों के फेवर में निर्णय लेना था, मैं ले नहीं पाया, मुझे इस बात का मलाल है, मैं माफी मांगता हूं। अरे यार, ये कौन सा तरीका है? हर मुख्यमंत्री हटने के बाद कहता है कि मैंने विकास किया। अरे आपने विकास किया तो हटे क्यों? आपने विकास की नदियां बहा दी तो आपको हटाया क्यों गया? कुशाग्र, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। लोग रिटायर होने के बाद भर्तियां नहीं खुल रही। क्यों नहीं खुल रही? अगर मैं ये सब खुलासे करूंगा तो युवा जो है ना चढ़ जाएंगे मारने के लिए लोगों को। पैसा नहीं है राज्य के पास, राज्य कर्जे में डूब गया है। 60,000 के कर्जे के अंदर ये नीचे राज्य दबा हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए सालाना का हम ब्याज देते हैं बैंकों को और संस्थाओं को। जिस राज्य को 400 करोड़ रुपए महीने का ब्याज देना हो, वो राज्य कैसे तरक्की करेगा? हर 3 महीने में हम सुनते हैं कि आज राज्य ने 2,000 करोड़ ब्याज पर लिए, आज राज्य ने 3,000 करोड़ ब्याज पर लिए। ये पैसा भैया नेताओं के कटौती के लिए, अधिकारियों की कटौती के लिए खर्च क्यों? ये मतलब एक आम जनमानस, आप उपना लीजिए, आप पीआरडी लीजिए, आप आशा कार्यकर्ता लीजिए, आप आंगनबाड़ी लीजिए, जब भी कभी इनके वेतन बढ़ाने की बात आती है, जब भी कभी इनके हितों की बात आती है, तो तब क्यों ये नेता लोग या ब्यूरोक्रेसी इन पे हावी होने की कोशिश? आप किसी को भी ले लीजिए, मतलब एक अल्प वेतन भोगी, आप भैया आज की डेट में देखिए पहाड़ में लगभग 10 से 12,000 रुपए एक कर्मचारियों को मिल रही है, और 10 से 12,000 रुपए में भी मतलब अधिकारी, मैं आपको अपने उपनल का एग्जांपल दूं तो 56 दिन के आंदोलन के बाद जब उपनल कर्मचारी उठा तो अधिकारी वर्ग इतना हावी था, उसने मतलब उसको इतना अहंकार को, मतलब इसको इतना अपना मतलब ईगो बना लिया कि इनको मैं वेतन देने ही नहीं दूंगा। सरकार आदेश कर रही है, सरकार मुख्यमंत्री जी सीधा आदेश करवा रही है कि भाई कोविड के चलते इनको वेतन दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वन विभाग है, राज्य कर विभाग है, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां के अधिकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब इतना सब कुछ मतलब राज्य में हो रहा है भैया, मतलब कर्मचारी इतना परेशान है, ये छोटे कर्मचारी बेचारे अल्प वेतन भोगी, इनके ऊपर ऐसी गाज सरकार गिरा रही है, मतलब क्या कहा जाए, कुछ बहुत ही ज्यादा समस्याओं में कर रहा हूं। राज्य के नेता और अधिकारी किसके पैसे से अपनी तनख्वाहें और मौज मस्ती करते हैं? किसके पैसे से? बिल्कुल किसके पैसे से करते हैं बताइए ना? जनता के पैसों से करते हैं। जनता के पैसे पर जो जिएगा तो वो नौकर किसका हुआ? जनता का, क्योंकि जिसको आप तनख्वाह देते हैं वो आपका नौकर हुआ। और जो जनता का नौकर है उसके अंदर ये एटीट्यूड किस बात का? किस बात का एटीट्यूड? किस बात का घमंड? किस बात के लिए आप हर व्यक्ति को दुत्कारते हैं
किस बात के लिए आप उनको समान नजर से नहीं देखते हैं? किस बात के लिए वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है? किस बात के लिए जनता का दुख आपकी प्रायोरिटी में नहीं है? किस बात के लिए आप उपनल वालों को इग्नोर करते हैं? किस बात के लिए आप 108 वालों को, किस बात के लिए आप आंगनवाड़ी, शिक्षा, आशा, कितने मामले हैं, वन कर्मी, कितने लोगों को आपका घमंड। आपने कभी ब्यूरोक्रेट की लैंग्वेज देखी हो? कैसे बात करता है वो, कैसे अकड़ के बात करता है लोगों के साथ? उसका व्यवहार देखा है आपने? क्या जनता के नौकर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए? वो आंखें दिखाएं हमको, हाँ बोलो क्या काम है, नहीं हो पाएगा जाओ। अरे यार क्या है ये भाई? नेताओं ने अपने को छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट के चक्कर में अधिकारियों के सामने नंगा कर लिया अपने आप को, जिसके चलते वो अब जब आप अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट पूरे कराओगे तो जनता के इंटरेस्ट की बात कैसे कर लोगे? आपको अगर जनता के मुद्दों की बात करनी है तो आपकी उंगली नहीं दबी हुई होनी चाहिए किसी ब्यूरोक्रेट के नीचे। जब आप अपने छोटे छोटे हितों को, खनन के पट्टे, रिवर ट्रेनिंग, स्टोन क्रेशर, डंपर, कटान, खुदान, शराब, हर व्यवसाय के अंदर तो नेता लिप्त है। जब नेता लिप्त होगा तो वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट से ऑब्लिगेशन में रहेगा, और जब वो ऑब्लिगेशन में रहेगा तो वो बोलेगा नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है। अपने दाग मिटाइए, अपने गलत कामों को करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेना छोड़ दीजिए। ब्यूरोक्रेट आपसे डर के रहेगा। ब्यूरोक्रेट इसीलिए आपसे नहीं डरता, नौकरशाही आपके इसलिए नियंत्रण से बाहर है क्योंकि आप जैसे ही चुन के जाते हैं सबसे पहले जाके आप उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। भाई साहब वो देख लेना, भाई साहब मेरा कर देना, भाई साहब ऐसा कर देना। ऐसे नहीं चलता ना। इसकी जो कीमत है भैया वो एक आम उपनल कर्मचारी जो है वो निभा रहा है। बिल्कुल निभा रहा है। उपनल कर्मचारियों के साथ जो है वो एक तानाशाही रवैये के अंतर्गत काम हुआ है। उनके हितों की देखिए, जब आपने रोजगार दे दिया माध्यम से, एक मिनट भाई, अब उनके हित की रक्षा आपका कर्तव्य है। ये किसी का स्पीकर हिमांशु जी आपका स्पीकर ऑन है, मैं चाहता हूँ आप स्पीकर बंद कर लीजिए। आप लोग भरी बरसात में, धूप में 60 दिन तक जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। मुझे बताइए, क्या आपके मुद्दे को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री से मिलने गया? बताइए। गया था भैया, गया था। सूर्यकांत धस्माना जी गए थे। मैं फिर वही बात, आप एक बात बताइए मुझे, मैं धस्माना जी की बात नहीं कर रहा। जी 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 जी। विपक्ष के बड़े नेता कहां हैं? 27,000 लोगों के जीवन की बात है। 27,000 आदमियों के साथ, एक के साथ 3 व्यक्ति भी अगर आप कम से कम जुड़े हुए मानेंगे तो आप समझ लीजिए 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। 1 लाख लोगों का सवाल है। तो क्या विपक्ष का फर्ज नहीं बनता, नेता विपक्ष का फर्ज नहीं बनता, क्या कांग्रेस अध्यक्ष का फर्ज नहीं बनता कि वो जाएं और मुख्यमंत्री के सामने विरोध दर्ज करें कि आप इनके मामले में निर्णय लीजिए? वो अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए कि इनके मामले में आप निर्णय लीजिए। एक दिन में 400 लोगों पर एफआईआर हो जाती है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, उपनल कर्मचारी कोई हमारे राज्य से बाहर के नहीं है। ये कोई अन्य ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं। ये लोग हमारे राज्य के लोग हैं, यहाँ के निवासी, यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर उनको सरकार ने किसी भी माध्यम से रोजगार दिया है तो उनका भी उतना ही अधिकार बनता है जितना किसी अन्य का। और जब वो इस राज्य के लोग हैं तो उनके प्रति, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी किसी आम जन के लिए, क्योंकि उपनल कर्मचारी बाद में है, पहले वो इस राज्य के निवासी हैं।
कोई तो किसी के पक्ष को लेकर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। एक मजबूत विपक्ष, हमारे यहां पिछले 20 साल से मित्र विपक्ष चल रहा है। भाजपा आएगी तो कांग्रेस मित्र विपक्ष है, कांग्रेस आएगी तो भाजपा मित्र विपक्ष है। ये कैसे, ये कौन सी परिपाटी लिख रहे हैं? सदन में बोलने से घबराते हैं विपक्ष के नेता, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से घबराते हैं। मैंने कहा ना, सबके कुछ ना कुछ ऐसे काम चल रहे हैं कि सबको डर रहता है। कुशाग्र, बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था भैया कि आप सामाजिक क्षेत्रों में भी बिल्कुल एक बखूबी काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो इस समय आपको पहचानता ना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। भैया हेमंत रावत जी आपसे बहुत देर से कुछ एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, अभी हाँ जुड़े जी। हैं हेमंत रावत जी। हेमंत रावत जी, आप भैया से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे जी। हेमंत रावत जी, आपको आवाज आ रही है? बोलिए हेमंत रावत हेमंत जी, जी। आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हेमंत रावत जी के, बताइए चलिए सेमवाल मैं, जी, आप बात करना चाहते हैं? सेमवाल जी आप भैया से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, और कोई भी उपनल कर्मचारी यदि भैया से कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो उसके लिए हमने बिल्कुल ओपन करा हुआ है, वो अपना कमेंट करिए, भैया बिल्कुल बेखूबी तरीके से उसका जवाब देंगे। जो हमसे जुड़ना चाहता है वो भी हमें मैं कमेंट में करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको जोड़ने की। और इसके साथ ही जितने लोग भी अभी हमें देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारी आवाज जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचे। जी सेमवाल जी, माइक ऑन कर दीजिएगा। पहले तो मैं बड़े भाई से उमेश भाई जी को प्रणाम करना चाहूंगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई जी कि आप जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में आज काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि हम आपसे मिलते हैं, आपसे कुछ न कुछ हमें भी जो है आगे बढ़ने का एक मोटिव मिलता है हमें। ये जैसे आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार का यहाँ पे जो शासन और प्रशासन जो चल रहा है, तो इसमें हम जो अल्प वेतन भोगी हैं, इसकी सबसे ज्यादा अगर मार पड़ती है तो हम जैसे लोगों पे पड़ती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने में सक्षम है वो तो अपना चला रहा है अपने हिसाब से, और जो बिल्कुल उस तबके का, तो उसने अपना मतलब माइंड सेट करा हुआ है कि मुझे कहाँ रहना है, और कहते वो किसी भी परिस्थिति में जी सकता है। लेकिन जो हम मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, हम अपने को मध्यम में भी, अब मतलब कि हमारे जो रहे होंगे हमारे माता पिता वो मध्यम वर्गीय में, लेकिन हम उस तबके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो पालन पोषण हुआ वो इस हिसाब से हुआ था कि हम भी जो है ठीक सर्वाइव कर सके, है ना, अपने उत्तराखंड में। हम सब उस समय के लोग हैं जब उत्तराखंड बन रहा था 1994 में, इसकी जो क्रांति हुई थी, तो उसमें हमने भी, छोटे छोटे बच्चे तो जाते थे वहां देखने के लिए। तो उस समय एक सपना जो है हमारे बड़े भाई लोग हमें दिखाते थे कि एक उत्तराखंड होगा जिसमें क्या है ना, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, मतलब कि हम उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा था पर्वतीय क्षेत्र था कि यहाँ पे हमारा विकास जो है अच्छी तरह होगा। लेकिन आज 20-21 साल पूरे हो गए हैं और हम, लेकिन आधी उम्र हमने लगा दी है इस पर, आधी उम्र में हम ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं ज्यादा, मतलब कि नेगेटिव ही हुआ है, पॉजिटिव ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और जितना रोजगार का क्षेत्र आप देख रहे हैं, आप तो पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे हैं, एक एक गरीब से गरीब तबके से मिल रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो हम खैर आपको तो देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और आपकी चर्चाएं भी लोगों से सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है भाई जी कि आप जो है आज एक जो कदम उठा रहे हैं उत्तराखंड के लिए, वो भविष्य के लिए एक जो है कि मील का पत्थर साबित हो रहा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में लगातार बनी हुई है और जरूर आपसे जो है पुनः मुलाकात होगी बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भैया देखिए हेमंत रावत जी, हेमंत रावत आपने, जी जुड़ चुके। हाँ हेमंत जी बताइए। हेमंत रावत जी निरंतर, हेमंत जी जो है प्रयासरत हैं, वो भी हाँ पिछले जी, 30 सालों से विकास की ओर जुड़ने की, उसी तरह से वो भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा एक रहे। एक उपनल कर्मचारी भैया हमेशा सरकार से जुड़ने की कोशिश करता है, पर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि वो जुड़ नहीं पाता। क्या आप नेटवर्क से स्थिति लगा सकते हैं कि क्या प्रदेश की स्थिति इस समय वो हो रही है भैया? देखिए क्या है कुशाग्र, जिस तरह से एक इच्छा शक्ति के साथ लड़कर इस उत्तराखंड को लिया गया था। भैया हेमंत अगर रावत जी आ गए, थोड़ा सा 2 मिनट वो आपसे हेमंत पूछना जी, चाह रहे थे भैया। जी हेमंत, जी भैया हेमंत जी, भैया पहले हेमंत जी तो मैं आपकी बहुत आवाज बहुत नहीं आ रही है। धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे उपनल कर्मचारी महासंघ के हेमंत जी पेज में आवाज आए। नहीं आ रही है मेरे, आपकी। हेलो, अब आ रही आ है रही आ कुशागर रही जी? आ रही आ रही आ रही
पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भैया आपका कि आप आज हमारे पेज में आए और हमारे साथ जुड़े, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मीडिया प्रभारी जी सब आपको देख रहे हैं, और पूरा हमारा अभी भी मैं फेसबुक चेक कर रहा था, 1000 से ऊपर लोग अभी हमारा लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। भैया मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है आपसे पूछने का। जिस समय आप उपनल कर्मचारियों की मदद कर रहे थे, या जिस समय आप उपनल कर्मचारियों के आंदोलन में आए, उनको सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महान वकील दिया, क्या उस समय आपने ये नहीं सोचा कि मैं, जैसे आजकल आपने कहा सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि भारी आदमी, आपने ये नहीं सोचा कि ये जो 22,000 कर्मचारियों की मैं मदद कर रहा हूँ, ये तो सारे उपनल के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं। तो उस समय ये सवाल, ये कहाँ गए थे, ये जो लोग ये बात करते हैं, जो ये लोग बात करते हैं कि बाहर के लोग बाहर की बात, मेरे आज तक समझ में नहीं आई। मेरे भाई हैं उमेश भाई, मेरे जैसे 22,000 कर्मचारियों के भाई हैं, जो आज जिस मुकाम तक हम नहीं पहुंच सकते थे, आपने हमें वहां पहुंचाया। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े एडवोकेट करके दिए। मैं उन लोगों से, मतलब मेरे समझ में एक बात नहीं आती है, जो मेरे घर के बैठे हैं वो मेरी मदद करेंगे नहीं, वो हमें दुत्कारेंगे, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे खिलाफ केस मुकदमे दर्ज करेंगे, और जो हमारी मदद करेगा वो हमारा भाई नहीं, वो बाहर से आया भाई है। मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन है भैया, मैं जब ऐसे लोगों के जब मैं सुनता हूं बयान, तो कहीं मैं सोचता हूं भैया कहीं अमेरिका वगैरह से तो नहीं आए हैं, कहीं ऐसा मेरे मन में ख्याल आता है कि हमारी मदद कर कौन रहा है। ऐसा है हेमंत, क्या है कि मैं एक बार लंदन गया, लंदन में तो कई बार गया हूँ, लेकिन एक बार का किस्सा बता रहा हूँ। मैं लंदन ओलंपिक देखने के लिए गया था 2012 जुलाई में। तो ये बात है 26 जुलाई की। मैंने 26 जुलाई को मैं यहाँ से लंदन गया, और तो एक साउथ हॉल जगह है, तो साउथ हॉल में एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था फुलवारी जी। तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया कि आइए आप। अच्छा, काफी सारे मंत्री भी उत्तराखंड से गए थे, तो 2 मंत्री लोग थे मेरे साथ, तो हम लोग उनके यहाँ डिनर करने चले गए, तो सारे उत्तराखंडी भाई थे। अब जब उस दिन गए तो भोजन बड़ा अच्छा था, बड़ा आनंद आया, और सारे अपने उत्तराखंड के, सारा स्टाफ, टोटल स्टाफ पूरा अपने उत्तराखंड का। तो फिर मैं अगले दिन भी गया। उन लोगों ने मुझे लगभग 1 हफ्ते तक लगातार मुझे एंटरटेन किया। मैंने वहां लगातार रात्रि का भोजन किया। उन्होंने मुझे कहीं भी एक बार ये फील नहीं होने दिया कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं। जो प्यार होता है ना, वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। और मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मैं हर उत्तराखंडी का ऋणी हूं। मैं इस उत्तराखंड का ऋणी हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो विकास किया, जो ऊंचाइयां पाई, एक उत्तराखंडी के नाते ही मुझे लोग पहचानते हैं। आज देश भर में, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे देश का मीडिया हो, जितने भी लोग हैं, मेरी पहचान आज उत्तराखंडी के रूप में ही है। कोई ये नहीं मुझे जानता कि मैं उत्तराखंड बनने से चाहे 2 साल 3 साल पहले मैं यहाँ आया हूँगा। मुझे नहीं पता था कि अब उत्तराखंड बनेगा तो इस तरीके का व्यवहार हम लोगों को झेलना पड़ेगा, इस तरीके की बातें कुछ लोग हम पर टीका टिप्पणियां करेंगे। खैर कोई बात नहीं, जब 90 लोग प्यार करते हैं और 10 लोग आलोचना करते हैं, तो बहुमत जो है वो प्यार करने वालों का ज्यादा होता है। मैंने अपने जीवन में, मैं बाबा बद्री केदार को हाजिर नाजिर मान के मैं एक बात बोलता हूं, मेरे मन में आज तक कभी ये विचार नहीं आया। कोई उत्तराखंडी मुझे देश दुनिया में कहीं भी मिल जाता है तो मुझे लगता है कि मुझे मेरा कोई अपना मिल गया। ये कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों का आचरण है, उन लोगों की तकलीफ है। वो पहाड़वाद की बात करते हैं,
वो उत्तराखंडी बाहरी की बात करते हैं। वो खुद दिल्ली में रहते हैं, खुद मुंबई में रहते हैं। मेरी शादी यहां हुई, मेरे बच्चे यहां हुए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ यहां है। मैं कैसे उत्तराखंड से बाहर का हो सकता हूं? इस मिट्टी में रहता हूं, इस मिट्टी में दफन होऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। किसी के बाप का उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए शहीद होने वालों की शहादत पर बना हुआ राज्य है। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि कोई बाहरी है और कोई अंदर का है। एक चीज और पूछनी थी भैया मुझे। जो ये लोग कुंठित मानसिकता के जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे जो भी ये लोग हैं, क्योंकि मैं आपको कहता हूं भैया कि 22,000 कर्मचारी के परिवार का हिस्सा हो आप। 22,000 परिवार का आप हम जैसे लोगों के हिस्सा हो। हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। बाहर तो बहुत दूर की बात है, कोई हमारे से ये बात बोल देगा तो हम उसको उसका जवाब उस समय देंगे। लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहता हूं भैया मैं इसके साथ। जो ये मानसिकता के लोग हैं, ये कभी जैसे आपके एनजीओ है जो हमारा पहाड़ परिवर्तन समिति है, उसके द्वारा 13 जिलों में सामग्री वितरण करना, या इतना आप बहुत मेडिकल हेल्थ सुविधा आपके द्वारा पहुंचाई गई है, क्या कभी ऐसी मानसिकता के लोगों को कभी आपने किसी चॉपर को बुक करते हुए, कभी अपने पर्सनल खर्चे से कहीं जाते हुए कहीं हमने तो नहीं देखा? तो ये जो अपने लोग हैं जो कहते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं या बाहर के लोग हैं, मैं तो कहना चाहूंगा कि हम तो किसी ऐसे बाहरी लोग तो मैं जानते नहीं, लेकिन जिस समय हमारे स्टेट के बड़े बड़े राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं या कुछ ऐसे चुने जाते हैं, तो वो भी काफी बाहर से होते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि जिस समय आप किसी की मदद करते हो, या जिस समय आप 13 जिलों का भ्रमण करते हो, जिस समय आप किसी को मदद पहुंचाते हो, उस समय उन जो हमारे गलत मानसिकता के लोग हैं उनको तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिनकी आप मदद करते हैं वो आपसे क्या बोलते हैं भैया? ये जानने की इच्छुक है हम सारे कर्मचारियों की कि वो आपसे क्या बोलते हैं। हेमंत, क्या है कि आप लोगों ने ना बड़ा एक इमोशनल मुद्दा छेड़ दिया है। भैया मुझे आप देख के इमोशनली लग भी रहे हो। मैं हमेशा इस मुद्दे पे बहस से बचता हूं। कारण ये है हेमंत की हमने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैं 2 बार जेल गया। उत्तराखंड के 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स, इस राज्य के मैंने कई हजार करोड़ की परियोजनाएं चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के शराब माफियाओं को जाने से बचाई। क्या जानते हैं आप लोग 2009-10 में किस आदमी ने स्टिंग ऑपरेशन करके 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स को हड़पने वालों को एक्सपोज किया था? मैंने। कौन हाई कोर्ट गया? मैं। किसने ऋषिकेश की 2000 करोड़ की लैंड बचाई? मैंने। कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस उत्तराखंड में लगातार लड़ाई लड़ रहा है? सैकड़ों मुकदमे हो गए, घर की कुड़की हो गई, घर तोड़ दिए गए, संपत्तियां सील कर दी गई, जेल भेज दिया गया, जहर देकर मारने की कोशिश की गई। और हम ये करते करते मर गए कि हम इस उत्तराखंड के भैया आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा सा पानी पीजिए भैया। हम ये कहते कहते मर गए कि हम उत्तराखंड। प्रत्येक उपनल कर्मचारी आपके साथ है भैया। आप बिल्कुल भी इन जैसे पहले रोने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप निरंतर इस उपनल को, यहाँ के प्रदेश के लोगों को हिम्मत देते हैं। कि कोई इनसे पूछे कि जब हम देश में, डोभाल साहब को आप कहते हैं हमारे देश का गौरव है, जनरल रावत हमारे हैं, हमारे देश के कितने हमारे उत्तराखंडी हैं जो हमारे देश का गौरव हैं।
क्या कभी आज उत्तर प्रदेश 22 करोड़ सबसे 1/4 उस पॉपुलेशन राज्य का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का है, और हम लोग आज भी विकास छोड़कर, लोगों की तकलीफें छोड़कर, उन मुद्दों को, एक आम जन मुद्दों को लड़ने को छोड़कर हम आज भी प्लेन और भारी में उलझे हैं। अरे अगर तुमको इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, तो जाते ना धुआचुला, जाते ना पिथौरागढ़, जाते ना गुंजी गांव, जाते ना घे सिमनी, जाते नीति माना, जाते लोगों के पास, उनके पास पहुंचते, उनका दुख दर्द बांटते। घरों में चोरों की तरह दुबक कर बैठ गए। अरे निकलो, अभी भी निकलो ना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। इतना करने के बाद अपना घर परिवार छोड़कर लोगों, जब कोविड चरम पर है, तब लोगों के बीच में हम लोग गए। 6,000 प्रवासियों को मैं पीक के लॉकडाउन में लेकर आया राज्यों से। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेज डाले हुए थे, आपने निकाला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या मैंने देखा उत्तराखंडी है या नहीं है? आज भी मेरे पास शेड्यूल फ्लाइट्स और चार्टर फ्लाइट्स और टिकट पड़े। आज भी मेरे पास वो जो मैं एयर कंडीशन बसें थे उनको ले लेके भरी गई है। मेरे को ट्रेवल एजेंट मैंने बसें भाई, बस 22,000 की है और नॉन एसी बस 14,000 की है। आप ऐसा करिए, बहुत डिफरेंस आ रहा है, बसेस जाएंगी आप एसी बसेस। छोटे छोटे बच्चे जो है मध्य प्रदेश, मुंबई और चेन्नई से आएंगे, उनको भरी गर्मी, मई जून की गर्मी में मैं दिल्ली से हल्द्वानी और देहरादून तक मैं नॉन एसी बस में नहीं भेजूंगा। मैंने अपने आप खड़े हो के एक एक बस के अंदर खाना दिया है। तब कहां मर गया था तुम्हारा उत्तराखंडी अंदर का? तब क्यों नहीं तुम अपने घरों से निकल कर गए? तब तो दुबक कर बैठ गए थे। अरे तुमसे कुछ मांगा है मैंने? तुमसे मैंने कहा है कि मेरे लोग चुनाव लड़ेंगे, उनको जिता देना। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे राज्यसभा भेज देना। क्या राज्यसभा का मेरे पास ऑफर नहीं था? मेरे पास राज्यसभा का ऑफर था, लेकिन मेरे पास राज्यसभा का ऑफर उन लोगों से था जो उत्तराखंड के लोगों के कत्ल के जिम्मेदार थे। मैंने उस राज्यसभा के पद को ठुकराना जायज समझा अपने लोगों का सौदा करने से। कौन जाता है रामपुर तिराहे पर? मैं जाता हूं। 2 अक्टूबर को भी जाता हूं और 9 नवंबर को भी जाता हूं। 1 किलोमीटर लंबे का मैंने वहां ध्वजारोहण किया। जमीन पर झंडा नहीं छूने दिया हमने 1 किलोमीटर का। इतनी बड़ी मानव श्रृंखला थी। इतिहास रचकर आए हम रामपुर तिराहे पर। हम वहां हवन करते हैं, हम वहां भंडारा करते हैं। आप लोग तो झांकते भी नहीं हो जाकर, कभी अपने सामने से भी नहीं निकल जाते होंगे तो कभी माथा नहीं टेकते होंगे। मैं दिल से उत्तराखंडी हूं। मेरे दिल से किसी का बाप नहीं निकाल सकता। और अगर इतनी हिम्मत है तो सामने से आके लड़के देख लो, तुमको तुम्हारी औकात का भी एहसास दिला दूंगा। मुझे मालूम है मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का क्या हक है और मुझे उनके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है। जो भी लड़ाई लड़नी है मैं लड़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और उपनल कर्मचारियों की लड़ाई मैंने वादा किया, लड़ूंगा और लड़ूंगा। इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं लड़ूंगा। मैंने जबान दी है, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटता, फिर उसके बदले मेरा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। अब क्या हमें उत्तराखंडी होने के लिए हमको अपनी गर्दन कलम करवानी होगी या अपना खून बहाना होगा? क्या करें बताइए। भैया मेरे को एक चीज और जाननी है। पहले तो मैं आपसे बिल्कुल, आज आप भावुक हुए हैं और ये आपका, मैं फिर कहूंगा, आप अगर हम इस छोटी सी एक बात कहें, जो भावुकता वाली बात कहें, आप भावुक होना बनता है। आप, हम देख रहे हैं कि गांव गांव
जा जाकर आप मदद कर रहे हैं। और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ऐसा उत्तराखंडी कौन है? कौन? मैं पौड़ी जिले से हूँ, मेरा कुशागर भाई टिहरी जिले से है, मेरा हिमांशु भाई पौड़ी जिले से है, वो रुद्रप्रयाग से है, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हर जगह का आदमी जुड़ा हुआ है, वो आपको मानता है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ भैया, एक उपनल कर्मचारी के नाते, क्योंकि अब हमारे पीछे भी काफी लोग पड़े हुए हैं, शासन प्रशासन विभाग, आप जानते ही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ भैया, क्या वाकई में आज उत्तराखंड में ये प्रमाण देना पड़ेगा कि कौन कहां से आया है, कौन कहां से नहीं आया है? अगर आप 22,000 कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे को इतना तक पता है भैया, हम लोगों को आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये केस छोड़ दीजिए, इस केस से हाथ हटा दीजिए। क्या ये बात सच्ची नहीं है भैया? जी भैया। हेमंत, क्या है ना कि मेरे ऊपर कितनी सरकारों ने कितने प्रेशर बनाए, लेकिन मैं कभी डिगा नहीं। मुझको 70 घंटे की जर्नी कराकर 4 लोकल ट्रेनों से यहां से रांची तक ले जाया गया, मैं तब नहीं टूटा। मुझे रांची की सेंट्रल जेल में रखा गया, मैं तब नहीं टूटा। मुझे सुद्दोवाला की जेल में 25 दिन रखा गया, मैं तब नहीं टूटा। तो इनकी औकात क्या है, ये मुझे क्या तोड़ लेंगे? मैं आज फिर इस मंच से कह रहा हूं कि जिसमें दम हो, इस मंच से मैं सार्वजनिक चुनौती देता हूं, जिसमें दम हो वो मुझे अलग करके दिखा दे और वो उपनल कर्मचारियों की लड़ाई को रोक के दिखा दे। मेरा नाम उमेश कुमार है। मुझे अपने नाम की पहचान बताने के लिए किसी का मोहताज नहीं है होना पड़ता। तो मैं लड़ाई आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ूंगा, और भविष्य में भी जब ये मामला खत्म हो जाएगा उसके बावजूद भी कभी उपनल महासंघ को, उपनल कर्मचारियों को मेरी जहां जरूरत पड़ेगी, निजी तौर पर, सार्वजनिक मंच पर, जहां भी, मैं साथ खड़ा हूं। आप लोग अकेले नहीं है, ध्यान रखना। फिर आपसे कह रहा हूं, ना किसी से डरने की जरूरत है और ना किसी के प्रेशर में आने की जरूरत है। आप अपनी लड़ाई लड़िए, आपके साथ हूं मैं, निश्चिंत होकर लड़िए। और बात रही, देखिए क्या है कि उत्तराखंडी होने का मेडल कौन देने की बात करते हैं? वो बात करते हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो बात करते हैं जो हरियाणा में बैठे हैं, पटियाला में बैठे हैं। मैं तो सबकी हिस्ट्री कुंडली जानता हूं ना, कौन कहां है। तो ये खुद तो पलायन कर गए, खुद उत्तराखंड छोड़कर चले गए, अपने सगे संबंधियों के फोन नहीं उठाते, उनकी तकलीफ में उनके काम नहीं आते, ये बात करते हैं उत्तराखंड की। देखो कौन बात करता है उत्तराखंड की। सबसे बड़ी बात, मतलब जिन्होंने खुद पलायन कर लिया, जो रोते बिलखते अपने लोगों को, घर वालों को छोड़कर चले गए, वो बात करते हैं उत्तराखंड की। वो उत्तराखंड के सबसे बड़े सच्चे हितैषी। अरे कोई उत्तराखंडी नहीं है, कोई भारी नहीं है, इंसानियत सर्वोपरि है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। बस इतना है कि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति हमारी एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि जैसे एक बड़े की अपने घर के प्रति होती है, किसी छोटे की अपने घर के प्रति होती है। ये राज्य नहीं है, ये हमारा घर है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं मैं उत्तराखंड से हूं। कोई आप कहते हो टिहरी, कहेगा टिहरी ये कहां पे है, रुद्रप्रयाग कहां पर है? भाई साहब मोरी आराकोट, किसी को क्या पता, गौचर क्या पता, गुंजी किसी को क्या मालूम है, घेस किसी को पूछोगे कहेगा घेस क्या होता है, बोले घीस तो सुना था हमने, घेस नहीं सुना। बोले हिमनी, बोले क्या पता। भाई बाहर जाकर हम कहते हैं उत्तराखंड से, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। और ये गर्व, हमें उत्तराखंडी कहने का, अपने आप को गर्व से उत्तराखंडी कहने का गौरव जो है हमें हमारे शहीदों ने दिया है। उन 42 शहीदों की शहादत पर उस उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। आप कोई नहीं होते तय करने वाले कि उत्तराखंडी कौन है कौन नहीं है। और जितने लोग चिल्ला रहे हैं, इनको, ये सब उत्तराखंड बनने के बाद की पैदाइश है अधिकतर। और अगर ये उत्तराखंड बनने से पहले पैदा भी हुए होंगे तो इन्हें ये गोद में होंगे या निप्पल से दूध पी रहे होंगे। ये बात करते हैं उत्तराखंड की। आप देख लीजिए,
इनकी एज सबकी ये सब 30 साल से 25 साल से नीचे के हैं। अगर ये 30 साल के भी हैं तो भी 10 साल के रहे होंगे, और ये 23, 24, 25 के हैं तो ये क्या रहे होंगे, 3-4 साल के। ये बात करते हैं उत्तराखंड की, जैसे इन्होंने लड़के उत्तराखंड लिया हो। कोई सीमा होती है किसी बात की यार। आपको मेरे काम से जेलेसी है, मेरे काम की आलोचना करो। आप मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों को गाली देने का अधिकार नहीं है आपको, और आप दोगे तो मैं आपको करारा जवाब दूंगा, और कल से देना शुरू करूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, अब मैंने तय कर लिया, मैं कल से एफआईआर करानी शुरू करूंगा और क्रिमिनल डिफेमेशन की केस डालूंगा, इनके जूते घिसवा दूंगा। मैं इनको बताता हूं कैसे, जितनी ये कमाई करते हैं ना महीने की, उतनी इनकी मैं वकीलों को दिलवाऊंगा। अब इनको मैं जवाब दूंगा कैसे किया जाता है, किस तरीके से आदमी के माँ बहनों परिवार को गाली दी जाती है। नहीं, मैं भैया वही चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ चीज को। मैं एक वही चीज कहना चाहता हूँ कि उनकी मानसिकता क्या वो देवभूमि के लोग नहीं हो सकते जो किसी की माँ किसी की बहन के बारे में टिप्पणी करे। वो हमारी देवभूमि के लोग नहीं हो सकते, ये बात तो तय है। इसमें कोई एक आरोप लगातार एक बात कहते हैं कि आप, वो बार बार एक ही बात की चर्चा होती है कि उमेश कुमार ब्लैकमेलर हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैंने किसी नेता को ब्लैकमेल भी किया तो मैंने बुरा क्या किया? चलिए मैं मान लेता हूं, आप मुझ पे आरोप लगाते हो ना, जो आरोप आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। किसी माई के लाल में दम नहीं था, बड़ी बड़ी सरकारें अपनी ताकत झोंक के नहीं साबित कर पाई, नाक रगड़ गई जमीन पर सरकारों की। आप मुझे बताइए कि कोई नेता ब्लैकमेल क्यों होता है? उसने ऐसा क्या काम किया होगा? ऐसा उसने राज्य के संसाधनों के साथ कौन सा खिलवाड़ किया होगा? राज्य की जनता की भावनाओं को कहां बेचा होगा? कोई ब्लैकमेल क्यों होगा? हेमंत रावत क्यों नहीं ब्लैकमेल हो जाते? कुशागर क्यों नहीं हो जाते? इनके पास क्या है जिससे जो ब्लैकमेल कर लोगे आप? ब्लैकमेल वही होता है ना जिस आदमी ने कोई भ्रष्टाचार किया होता है। तो अगर भ्रष्टाचारियों को मैंने ब्लैकमेल कर भी दिया, आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप में दम है, आप कर लो, आपकी औकात है, आप में क्षमताएं हैं तो लड़के दिखाओ ना एक मुख्यमंत्री से। गाल बक 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 करने से नहीं चलता, औकात है तो एक सरकार से लड़के दिखाओ। अगर दरोगा धमका देगा ना तो पेंट में मूतते हुए नजर आएंगे, ये वो हैं। और ये बात करते हैं उमेश कुमार से लड़ने की। भैया जो ये बार बार मैं फिर क्योंकि मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरे पास एक आधार कार्ड है और मैं कन्याकुमारी से, आपने कहा ना जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक जाऊंगा तो वो आधार कार्ड चलेगा। तो उसमें लिखा होता है मोटे शब्दों में, अशोक लोगो बना होता है, लिखा होता है भारत सरकार। तो अगर मैं कभी, जैसे जो भी ये लोग हैं हम नहीं जानते, मैं ही समझ तो मैं तो उन लोगों से मिलना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूंगा कि वो लोग कौन है जो ये डिसाइड करेगा कि ये बाहर का है या अंदर का है। ये और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक चीज और जानना, मैं इन चीजों को देखो भैया, आलोचना उस आदमी की होती है। मेरे को एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि आलोचना उस आदमी की होती है जो काम करेगा। जो घर में बैठे रहेगा वो टिप्पणी करेगा, फेसबुक में खोलेगा और आपके खिलाफ टिप्पणी करेगा। हम खुद कई ऐसी चीजों को अपने महासंघ में लेके चलते हैं जब कुशागर और मुझ पर आरोप लगते हैं, लेकिन हमें उन्हें कई चीजें कहते हैं ना, हमने कई चीजें देखी है भैया कि आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं जो काम करता है, और आपके काम को पूरा उत्तराखंड सलाम करता है भैया। आपको प्रत्येक वो उत्तराखंड भाई जहां आपके ऑक्सीजन मीटर पहुंचे हैं, जहां आपकी आर्थिक मदद पहुंची है, जहां वो आपकी पूरी टीम घूम रही थी, उन लोगों से पूछिए वो बाहर के अंदर के। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कुशागर जोशी जी के पेज के माध्यम से, जिन आदमी ये बार बार जो टिप्पणियां गलत करते हैं ना, जिन लोगों की मदद आपने की है, एक बार उनके सामने जाकर इस बात को बोल दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं भैया, वो लोग बताएंगे कि कौन कहां से आया और कौन कहां से आया, क्योंकि आपने सच्चे मन से उत्तराखंड की सेवा की है। और हम कुछ नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं ये जो 22,000 कर्मचारी, जो उपनल कर्मचारियों के लिए आपने दिल्ली में इतने बड़े एडवोकेट हमारे लिए किए हैं, और जो आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो उसके लिए आपके लिए उपनल कर्मचारी महासंघ और हम व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहते हैं भैया, हम लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है, उमेश कुमार जी को कोई नहीं तोड़ सकता, ये बात हम जानते हैं। हमने कई कई लोगों को उनके सामने, मतलब कई लोगों को गिरते हुए, झुकते हुए, टूटते हुए भी देखा है। और कई मुकदमे हम अखबारों में पढ़ते थे, आपको तो बाई फेस उस समय जानते नहीं थे, तो उमेश कुमार जी जहां भी होते थे वहां जिंदाबाद के साथ आगे बढ़ते थे, और उन्होंने इस उत्तराखंड में हर वर्ग की मदद की है, ये भी हम जानते हैं। बस एक चीज कहना चाहता हूं भैया, मैं एक उत्तराखंड के बच्चे के होने के नाते, और मुझे कोई मैं भारी नहीं, मैं भारत वाला हूँ, उत्तराखंड का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ।
अगर किसी वही वाली बात है, वो जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये निकाल दिया, हमारे पास पूरे सर्टिफिकेट है, पुश्तैनी जमीन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उत्तराखंडी और भारत के, पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद उत्तराखंडी हूँ, और उत्तराखंडी भी हैं और भारतीय भी हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा भैया, एक उत्तराखंड के बच्चे के होने के नाते, जो काम आप कर रहे हैं, जो मदद आप पहुंचा रहे हैं, मैं आपको अपने पूरे परिवार के, अपने पूरे महासंघ की तरफ से कहना चाहूंगा, ऐसे लोग टिप्पणियां करके चले जाएंगे भैया, ये किसी उत्तराखंडी की मदद नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, किसी भी एक ऐसे शख्स ने अपनी जेब से एक पैरासीटामोल भी खरीद के पहाड़ में पहुंचाई होगी, तो आप जो मर्जी कहिए। किसी ने ऑक्सीजन मीटर तो बहुत दूर की बात हुई, वो अपने, मैं आपसे फिर कहूंगा कि अपने संसाधनों से, सरकारी संसाधनों से तो सब कुछ बढ़ता है भैया, लेकिन अपने संसाधनों से, अपने पैसे से, अपनी जेब से किसी ने किसी को एक पैरासीटामोल और सिटाजन भी नहीं दी होगी, जो लोग आप पे या इन पे टिप्पणियां करते हैं। कल के दिन मैं फिर कहूंगा, एक चीज मेरे को और पूछनी है भैया, जिस समय सोनू सूद जी, आप लोग, बड़े बड़े आपके फ्रेंड लोग उत्तराखंड के लोगों को चार्टर प्लेन से भेज रहे थे, उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय क्यों नहीं कह रहे थे कि आप मदद मत कीजिए, हम आएंगे मदद करने के लिए? उस समय कहाँ थे ये लोग, जिस समय आप अपने चौपरों से हेमंत घूम रहे थे? हेमंत मेरा एक छोटा भाई है, बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि शायद बस वो ये है कि वो हमारे धर्म में उसने जन्म नहीं लिया, और उसका नाम मोहम्मद शमी है, और हमारे देश, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में है। उसकी बॉल को रोकना जो है वो असंभव ही दिखता है। आप सब जानते होंगे, मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम का सितारा है। हेमंत जी माइक बंद कर दीजिए। मोहम्मद शमी ने पिछले कोविड में, जबकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में रहता है और उसका यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी ने मेरे कहने पर 50 लाख रुपए खर्च किए प्रवासियों के ऊपर। मेरे कहने से उसने चार्टर फ्लाइट की पेमेंट करी, मेरे कहने से उसने रसोइयां लगाई, मेरे कहने से उसने एयर कंडीशन बसें की। उसने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि उमेश भाई ये तो कौन है, ये तो सब उत्तराखंडी लोग हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना है। एक बार उसने मुझसे नहीं पूछा। मेरे कहने पर सुरेश रैना ने मदद की, मेरे कहने पर राज कुंद्रा साहब ने मदद की, मेरे कहने पर शिल्पा शेट्टी भाभी ने मदद की, मेरे कहने पर महिमा चौधरी ने मदद की, और मैंने इनसे किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जो बाकी नाम, मैं जो भी इन्होंने किया, मदद, डायरेक्ट मदद की गई। ये नहीं कि कोई किसी मुझे पैसे देते या कुछ, जो भी करना है सीधा किया। किसने मदद नहीं की? कपिल सिब्बल साहब ने मदद की। वो भी तो कह सकते थे कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, मैं क्यों मदद करूं। उन्होंने मदद की। कितने नाम गिनाऊं मैं? ये सारे बाहरी हैं, ये सारे बाहरी हैं, इनमें कोई भी उत्तराखंड का नहीं है। बस एक उमेश कुमार इनका दोस्त है, और इनका दोस्त होने के नाते इनको कि नहीं, उमेश उत्तराखंड का रहने वाला, हमें उत्तराखंड की मदद करनी है। इन्होंने, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि ये जोशी हैं, ये सेमवाल हैं, ये पटवाल हैं, ये नैनवाल हैं, ये रावत हैं, ये ढोंडियाल हैं। भाई मैं क्यों मदद करूं? मैं तो उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। ये जाति का भेदभाव उत्तराखंड में कभी नहीं था। कुछ सपोले टाइप लोग इस जहर को उत्तराखंड में घोलना चाहते हैं। मेरी उनको एक ही सलाह है कि उत्तराखंड को बर्बाद मत करिए। उत्तराखंड राज्य सुख, शांति, समृद्धि, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहां सारी दुनिया के लोग आते हैं। गंगा मां किसी की अस्थियों के विसर्जन से पहले हरिद्वार में ये नहीं पूछती कि तुम गुप्ता हो, बंसल हो, सेमवाल हो, नैनवाल हो। गंगा मां ने लाखों करोड़ों लोगों की अस्थियों को अपने में समा लिया और लोगों को मोक्ष दिया। वो हरिद्वार में, उत्तराखंड में है। 4 धाम, पूरी दुनिया आती है। हम देवभूमि हैं, हम जहर भूमि नहीं है। देवभूमि में सबका, देवभूमि अथितो भवे। आप मतलब आप देखिए कि हर आदमी उत्तराखंड का प्यार, मोहब्बत, संस्कार, तहजीब के लिए जाना जाता है।
कैसे कैसे लोग आ गए हैं, उनकी भाषाएं देखिए, वो जहर घोलते हैं माहौल में, लोगों को गालियां देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मर्यादा लांघ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहां से आते हैं? ये उत्तराखंडी नहीं हो सकते। उत्तराखंड के लोग ऐसे नहीं हैं। उत्तराखंड के लोग पूरी दुनिया में अपनी तहजीब, संस्कार, देवभूमि से आने वालों के रूप में जाने जाते हैं, असभ्य लोगों के रूप में नहीं जाने जाते। कोई भी नहीं कह सकता कि उत्तराखंडी बदमाश है। मैंने कभी सुना नहीं किसी के मुंह से। लोग अन्य राज्यों का नाम लेकर बोलते हैं, अरे ये तो वहां का है, बदमाश है ये। मैंने कभी सुना नहीं किसी के मुंह से उत्तराखंडी है, बदमाश है, उत्तराखंडी है, लुटेरा है। कभी नहीं सुना। हम किस उत्तराखंड के नाम को खराब कर रहे हैं? हम अपनी पहचान को खराब कर रहे हैं। कोई भी आता है मुंह उठा के अपने आप को आंदोलनकारी बताने लग जाता है। जिस आदमी का उत्तराखंड के राज्य के गठन में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड राज्य से बाहर बिता दिया, वो आज अपने को उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी बताते हैं। और उनको लोग आंदोलनकारी बताने अपने स्वार्थों के लिए आप शहीदों की शहादत पर शर्मनाक कांड करना शुरू कर देते हैं। आप उन शहीदों की शहादत का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कुशाग्र हेमंत। ये हम अच्छी परिपाटी नहीं लिख रहे। हम गलत दिशा में हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं। आप और हम तो चले जाएंगे, पर इस राज्य को क्या देकर जाएंगे? क्या योगदान है? 20 साल में वहीं खड़े हैं, अगले 20 साल में भी वहीं खड़े रहेंगे। और आने वाला वो टाइम है जब लोग रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह पर नई नियुक्तियां नहीं निकल रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होंगे, और आज भी नहीं है। आज भी कर्जा लेकर राज्य पैसा, कई मामलों में राज्य कर्जा लेता है और तनख्वाहें देता है। राज्य की विकास की बात करिए, राज्य कैसे आगे बढ़े उसकी बात करिए, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठीक हो उसकी बात करिए, कैसे गैरसैंण में गौरा देवी की मौत ना हो, कैसे रिखनीखाल में स्वाति को मरने से बचाया जा सके, कैसे हम विकास ऊपर बावर से आती हुई 8 साल की बच्ची समीक्षा को बचा सके। हम ये बात करें, हम बात करें कि हम कैसे मुकेश रावत को ऊपर से लाते हुए, पहाड़ों से लाते हुए, रेफर किए हुए बच्चे को बचाने के लिए क्या पहल करें। हम कैसे अपने स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करें, कैसे ठीक करें। हम कैसे बुनियादी ढांचे को ठीक करें। हमें ये बात करनी चाहिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, आवाज आ रही है भैया, पर आपका फेस नहीं आ रहा है। हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए, हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, हमें पलायन पर चर्चा करनी चाहिए, हमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। और हम बात करते हैं भारी और उत्तराखंडी की। शर्म आनी चाहिए। डूब मर जाके तुम लोग यार। भैया एक बहुत बड़ा प्रश्न की बात नहीं करनी, बस बाहरी उत्तराखंडी करना है। गजब है यार। किस बने हो, कहां से आते हो यार? युवा आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार ना मिलने के कारण, पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। उन पर कोई विचार नहीं करना है। मां बहनों की मौत हो जा रही है स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचने से पहले। 50-50 किलोमीटर डोली में डालकर बूढ़े माँ बाप और बुजुर्गों को लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे दिल्ली में बैठकर पहाड़वाद की। अरे पहले घर तो ठीक कर लो, पहाड़वाद तो बाद में करते रहना। भैया एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सॉरी, अगर माफी भी चाहूंगा अगर आपको बुरा भी लगे वो प्रश्न के बारे में, क्योंकि मैंने जो आपको देखा है भैया आज से 5-6 साल पहले से, आप एक मतलब मैंने जिस प्रकार से आपको देखा है, आप बेबाकी से अपनी बातों का, लोगों की बातों का जवाब देते हैं। उनको जिस प्रकार से उनके प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से आप जवाब देते हैं। और एक चीज जो हम सुनते आते हैं भैया, जब भी
गीता में भी ये कहा गया है, जब आप एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आदमी को अकेला चढ़ना होता है, और असत्य की लड़ाई में उसके साथ कई लोग होते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड है, यहाँ का युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं, हर कोई आपके साथ इस कोरोना काल के बाद से, उससे पहले से आपसे जुड़ा हुआ है भैया। इसके बाद एक बहुत, मतलब मैं व्यक्तिगत, मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस डिबेट के माध्यम से, इसके बाद क्या रोजगार के क्षेत्र में उमेश कुमार जी काम करेंगे भैया? यहाँ के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में उमेश कुमार जी को देखेंगे लोग? कुशागर, मेरा रोजगार के क्षेत्र में काम करने का बहुत दिनों से लक्ष्य मैंने रखा हुआ था, उस पर मैं काम भी किया मैंने। अंततः मुझे यही लगा कि हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती, फल, इन सब पर काम करना चाहिए, जगहों को चिन्हित करना चाहिए, किस हाइट पर खेती में हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। जहां जैसी मिट्टी है, जैसी जलवायु है, उस तरीके की हमको वहां पर खेती बाड़ी करनी चाहिए। बहुत सारी चीजों पर मैंने काम किया, लेकिन अभी मेरा लक्ष्य जो है, फिलहाल जो मैंने अभी तत्काल इस समय देखा है, सोचा है, मेरा मानना है कि मैं अभी उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, उनके हर जिले में 10-10, 20-20 गांवों को हम गोद लेकर वहां पर सबसे पहले हर घर उजाला एक मैं स्कीम शुरू करना चाह रहा हूं। हर घर उजाला के तहत हम हर गांव के 2 मेन चौराहे, मेन जगह हम सोलर लाइटें लगाएंगे, ताकि कम से कम उत्तराखंड के मेरे 500 गांव जगमग हो जाएं। मेरी जितनी शक्ति है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं उतना काम करने की कोशिश करता हूं। मैं सरकार नहीं हूं, इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए। मैं एक आम आदमी हूं, जितने मेरे संसाधन हैं उनको मैं जुटाकर देश भर से किसी तरीके से काम करता हूं कि मेरे हर उत्तराखंडी भाई को उसका जो है फायदा मिले। तो इसी के तहत अभी मेरी पहली परियोजना जो है वो है हर घर उजाला। मैंने पहले भी ये योजना शुरू की थी, लगभग 2000 घरों को हमने रोशनी पहुंचाई थी। हम लोगों ने सोलर लालटेन बांटी थी। हम मोरी आरा कोट में भी जब आपदा आई थी, वहां भी हम वो सोलर लालटेन बांट कर आए थे। तकरीबन 2000 परिवारों तक हमने सोलर लालटेन पहुंचाई थी। 2019 में हमने ये किया था। अब मेरा दोबारा से मैं उस योजना को शुरू करना चाहता हूं, हर घर उजाला, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं अलग तरीके से करना चाह रहा हूं। मैं हर जिले में 10, 15, 20 गांव हम अडॉप्ट करेंगे, मेन चौराहों को चिन्हित करेंगे, जो चौपाल हैं, मेन जगहें हैं, वहां हर गांव में हम 2-2 सोलर लाइटें लगाएंगे, बड़ी सोलर लाइटें, जो हाइट पर रहती हैं 12-15 फीट पर, ताकि आने वाले 4 सालों तक मेरे हर गांव का चौक जो है वो ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरी मुहिम है, ये हमारी टीम ने तय किया है। मैं पहाड़ परिवर्तन समिति के सभी सदस्यों का भी आभार जताना चाहूंगा कि आपने इस सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि कौन उत्तराखंडी है, कौन बाहरी है। इस कोरोना काल में आप अपने घरों से निकले, अपने बुजुर्ग माँ बाप को, पत्नी, बच्चों को छोड़कर आप लोग गाड़ियों से गांव-गांव गए। जिस कोरोना में लोग घर से निकलने में डर रहे थे, आप लोगों की जान को आप डाला और निकलकर आम जनमानस तक सुविधाओं को पहुंचाया, जान बचाने में मदद की। मैं पूरी टीम का ऋणी हूं, आभारी हूं। मैं नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि किसी का नाम रह गया तो मुझसे नाराज हो जाएगा, तो मैं नाम नहीं लेता। पर मैं पहाड़ परिवर्तन समिति के हर सदस्य, जितने भी लोग पहाड़ परिवर्तन समिति से जुड़े हुए हैं, मैं उनका दिल से आभारी हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आप लोग विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़े रहे, और इसमें लगभग 60% वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तब भी मेरे साथ थे, वो सरकार से भी नहीं डरे। मैं आप सबको सलाम करता हूं, और मैं आप सब लोगों को दिल से सलाम करता हूं। मैं आप लोगों का, मुझे समय समय पर आगाह करते रहिएगा, मुझे मार्गदर्शन करते रहिएगा। राह में मेरी बहुत रोड़े आएंगे, लोग पत्थर मारेंगे, फेंकेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे गलत कार्य करने से रोकना, मुझे उत्तेजित होने से रोकना, और मुझे सही मार्गदर्शन करना, ताकि उत्तराखंड के जनमानस को हम अपने साधनों से
हमारे पास जो साधन है, जो हमारे पास इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास जो सिस्टम है, उन साधन, संसाधन और संबंधों से हम लोगों तक मदद पहुंचा पाए, एक एक उत्तराखंडी तक हम पहुंचने की कोशिश करें, उन तक पहुंच पाए। यही मेरे लिए, हमारे उत्तराखंड के शहीदों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही मेरी खुशी है बस। भैया आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। हेमंत रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा। जाते जाते भैया क्या कुछ उपनल कर्मचारियों के लिए कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश? यार उपनल क्योंकि वो कर्मचारियों बहुत के लिए टकटकी मैं लगाए, क्या, वो बहुत टकटकी लगाए भैया, आपको देख रहे हैं बहुत देर से, मैं यहाँ कमेंट देख रहा हूँ। मैं अपना सीना फाड़ कर नहीं दिखा सकता। अगर मैं ये कर सकता होता तो मैं ये भी दिखा देता, आप लोग मेरे भाई बहन हैं, और उपनल का हर कर्मचारी मेरा भाई बहन है, हर उत्तराखंडी मेरा भाई बहन है। और उमेश कुमार की आखिरी बूंद भी खून की अगर आप लोगों के किसी काम आएगी तो कभी आप मेरे से ना नहीं सुनेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तो भैया कोर्ट खुलते ही मतलब उमेश कुमार जी उपनल कर्मचारियों की ठोस पैरवी कोर्ट में करवाने वाले हैं? ये कोई कहने वाली बात है? ये पूछने वाली, ये पूछ के शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, कर्मचारी भैया जिस प्रकार से मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं उस आप रहिए, उपनल कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं उनके साथ हूँ, और जल्द जल्द उनके साथ न्याय होगा। मुझे ये प्रश्न इसलिए बार बार उठ रहा था भैया क्योंकि कई जगह से आप पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कई आप ही मतलब कई प्रकार से हमने भी सुना है कि किसी आईएएस सचिव ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अधिवक्ता है उनको भी फोन किया था। आपको पता है उस बारे में भी भैया, आप ही के द्वारा हमें पता चला था। तो इसलिए मैं मतलब ये प्रश्न जो है वो ये प्रश्न निकल कर आया भैया। अपने नौकरों से कोई डरता है क्या? नहीं, ये उनको याद दिलाते रहा करो कि जनता के पैसे पर जिंदा हो, जनता पर तनख्वाह मिलती है, तो अपने नौकरों से कोई डरता नहीं है, ध्यान रखना। और उमेश कुमार को डराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उमेश कुमार ना डरता है, ना थकता है, ना रुकता है। कितनी सरकारें आई, कितने गए, कितने मुख्यमंत्रियों ने उमेश कुमार को फना करने की कोशिश की, लेकिन खुद काल के गर्त में चले। भैया क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है और आपका भी हमने आज काफी टाइम ले लिया है, बस आपसे एक निवेदन जो मैंने किया है, मैं क्या पूरा उत्तराखंड कर रहा है कि कोई कुछ बोलता रहे, उनको बोलने दीजिए। आपके साथ हम जैसे युवक खड़े हैं और हर समय खड़े हैं। बिल्कुल है, लेकिन हेमंत अभी कुछ एक दो को तो मुझे जेल भिजवाना है। मैं आपके सार्वजनिक एक दो को तो ये क्या है, जब तक आप एक नजीर सेट नहीं करेंगे ना, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि एक सीमा है। आप मुझे गाली दीजिए, सब ठीक, आप माँ को गाली दो, आप तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं घुस के मारूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और प्रत्येक उत्तराखंडी आपके साथ इस लड़ाई में आपके साथ निरंतर खड़ा है। और मैं तो ये भी कहूंगा भैया, गलती की माफी हो सकती है, लेकिन गुनाह की नहीं। इस बात को हम आपके साथ लेके चलते हैं। और क्या आज से मैं कई सालों से इनको इग्नोर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये मानते नहीं है। मैं इनको जब जब कहता हूं कि भाई मेरा गुनाह बताओ तुम, ये मेरा गुनाह भी नहीं बता पाते, क्योंकि इनके पास, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये दिमाग से पैदल हैं और ये समझते भी नहीं है, किसी बात को समझना भी नहीं चाहते हैं। तो भाई ऐसा है, अगर मेरी माँ बहन को गाली दोगे तो मैं घर में घुस के मारूंगा। फिर कह रहा हूं, मैं, आप कहें कि मैं सार्वजनिक मंच पर मैं पत्रकार हूं, मेरी भाषा मर्यादित है, मुझे अपनी सीमाएं पता है, लेकिन मेरी सीमा में घुसकर कोई मेरे घर परिवार पर उंगली उठाएगा तो मैं उंगली तो बस। तो आज से अगर भैया मैं आज से एक चीज कहना चाह रहा था, कोई आदमी मेरे सामने बैठकर कुशाग्र को या हेमंत को देखकर मुझे सुननी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। जब मैं अपने मित्रों की, अपने भाई की खिलाफ नहीं सुन सकता, तो मैं अपने घर परिवार बच्चों के लिए गालियां कैसे सुनूं? आप बताइए, क्या मुझे सुननी चाहिए? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मुझे मारना चाहिए इनको या नहीं? इनको उनके कोर्ट के रास्ते से इनको दिखाना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। वही बता रहा हूं कि अब इनके जूते में ऐसे घिसवाऊंगा। इनको बड़ा शौक है ना, कर दो केस। अब केस ही करेंगे,
उस केस का निर्णय जब आएगा, लेकिन अब केस ही होगा। अच्छा भैया, एक चीज और कहनी है लास्ट, क्या मैं आज से जो ये चर्चा चल रही है कि उपनल कर्मचारी के साथ तो आप खड़े हैं, क्या उमेश कुमार उत्तराखंडी बोलना ठीक रहेगा आपके लिए? यार जो मन में आए वो बोलो यार, क्या चलो फेसबुक प्रोफाइल कर देता हूँ उमेश कुमार उत्तराखंडी, तब उत्तराखंडी नहीं, वो जवाब मिल जाएगा कि मैं, क्योंकि जिस हिसाब से मदद कर रहे हैं, मदद करने वाले का कोई चेहरा नहीं होता, वो भगवान के तौर पे आता है, मदद करके चला जाता है। क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थी लोग स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत अलग है भैया। तो मैं उमेश कुमार उत्तराखंडी जी से धन्यवाद भी करूंगा, मैं उमेश कुमार उत्तराखंडी जी का धन्यवाद भी करूंगा, और चाहूंगा कि कितने भी आए, कैसे भी सामने आए, आपके साथ आपके छोटे भाई हर समय खड़े हैं। क्या पता है इस पेज को आज देखने के बाद हमारे पास भी 2-4 नोटिस आ जाए, हम उन नोटिसों का इंतजार करेंगे। लेकिन उमेश कुमार उत्तराखंडी जी से बहुत बड़ा पैनल है वकीलों का, टेंशन मत लो। तो कुशागर भैया, मैं आज से उमेश कुमार उत्तराखंडी ही बोलूंगा भैया। अब क्या कोई हमारे ऊपर केस कर दे? उपनल वालों पर जितने मुकदमे होंगे सारे मुकदमे मैं लड़ूंगा, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। और बोलो। बहुत भैया, अपना जो धन्यवाद भैया आपका, और अपना जो बहुमूल्य समय आपने उपनल कर्मचारियों के हमें हमारे इस पेज को दिया है भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूँ भैया, इस प्रदेश के युवाओं से, यहाँ के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, आप लोगों ने अपनी लंबी लड़ाई लड़ी है, और ये लंबी लड़ाई आप जहां तक ले आए हैं उससे आगे मैं लेकर जाऊंगा, आप चिंता मत करिए, आपके साथ हूं। उमेश कुमार को ना कोई खरीद सकता है, ना उमेश कुमार को कोई डरा सकता है, ना उमेश कुमार को कोई रोक सकता है। इतना बात आप समझ लीजिएगा। मेरे साथ इतने सारे, इतने हजार का प्यार आशीर्वाद है, उसके बाद तो मैं तो अकेला था, मैं तब नहीं डरा। जब इतने लोग मेरे साथ हैं, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। और दूसरी बात, मैं अब एक मैसेज को देना चाहता हूं जो बाहरी और उत्तराखंड की बातें करते हैं। अगर इतना प्यार है, आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में रहिए, अपने गांव में रहिए, और गांव के बाद तब मैं मानूंगा कि आप सच्चे और उत्तराखंड के प्रति ही निस्वार्थ है। दूसरी बात, चाइनीज खाना छोड़ दीजिए, एडिडास की टी शर्ट्स पहनना छोड़ दीजिए, इंग्लिश के पेन चलाना बंद कर दीजिए, और दूसरे पेन चलाना बंद कर दीजिए, और उत्तराखंड में जो बाहर से ट्रेनें आती हैं वो ट्रेनें आनी बंद करवा दीजिए, प्रदेश उत्तराखंड बंद करा दीजिए, हवाई जहाज जो बाहरी आते हैं उन्हें बंद करा, हेलीकॉप्टर्स आते हैं उनको बंद करा दीजिए। जब शुद्ध पहाड़वाद की बात करनी है तो फिर सब कुछ बाहरी जो बाहर से आता है उसका उपभोग करना बंद कर दीजिए, और बिल्कुल, और एक काम और करिए, योगी आदित्यनाथ जी को वापस बुला लीजिए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तराखंड के एक व्यक्ति को बाहरियों का मुख्यमंत्री रहना शोभा नहीं देता। डोभाल साहब को भी वापस बुलाइए, जनरल रावत साहब को भी वापस बुलाइए, और आपके पुण्य वाजपेयी जी को भी वापस बुलाइए, और कितने सारे उत्तराखंडी ऐसे हैं देश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, सबको वापस बुलाइए। तब मैं मानूंगा आप सच्चे। लिखना शुरू करिए कल से कि कम बैक टू उत्तराखंड। रावत साहब को भी वापस बुलाइए, और आपके चलिए साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुशागर जी, हेमंत भाई, उपनल के सभी कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्यार। आप हमेशा था, आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूं, और अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए हूं। आपके कोर्ट का निर्णय आ जाए तब भी आपके साथ हूं, आने के बाद भी आपके साथ हूं, और जीवन में कभी दोबारा कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तब भी आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो जैसे कुशागर भैया, आज उमेश भैया आपने आमंत्रित किया भैया को, और काफी चीजें उपनल कर्मचारियों का, क्योंकि सरकार के द्वारा जो अभी, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, नेट पैक भी अब खत्म होने वाला होगा, तो सभी उपनल कर्मचारियों को एक संदेश प्रदेश महामंत्री के नाते मैं देना चाहता हूं कि हमारी कमेटी की जो बैठक होनी है, उसके लिए माननीय मंत्री गणेश जोशी जी से आज हम सुबह मिलने गए थे, लेकिन वो किसी आपदा के कार्यों के लिए अपने आवास से निकल गए थे, तो वो रात तक पहुंचेंगे। तो कल सुबह हम माननीय मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है, बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है,
और अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही है। क्योंकि आपने देख ही लिया, अभी उमेश कुमार भैया जी हमारे साथ आए थे। मैं उमेश कुमार भैया जी क्या वो उमेश कुमार उत्तराखंडी भैया हमारे साथ आए थे, और उन्होंने पूरा आश्वासन किया है कि कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक संदेश प्रदेश अध्यक्ष जी से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी बच के जा नहीं सकते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से एक सवाल, क्योंकि वो काफी दिनों बाद फेसबुक में लौट के आए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, एक छोटा सा संदेश उपनल कर्मचारियों के लिए, उसके बाद आप समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी उपनल कर्मचारियों को बता दूं कि क्योंकि कई कर्मचारियों के बहुत सारे प्रश्न थे, हम 1 टू 1 हो भी नहीं पाए थे। पिछले पहले हम ऐसी डिबेटें करते रहते थे, लेकिन कोविड के कारण कई ऐसी पारिवारिक चीजें हुई, कई ऐसी सामाजिक चीजें हुई कि जिस कारण हम ये डिबेट कर नहीं पाए थे। थोड़ी दूरी उस समय हम लोगों के बीच में हो गई थी, लेकिन चलिए एक बार पुनः हमने इस चीज को शुरू किया है। आने वाले टाइम पर हम निरंतर आप लोगों के संपर्क में ऐसे ही बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आप लोगों के कई ज्यादा जो सवाल थे वो हमसे पूछे जा रहे थे, जिसका हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसी कारण हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम उमेश कुमार भैया को जो है, उमेश कुमार उत्तराखंडी भैया को जो है अपने इस फेसबुक पेज पर लेकर आएंगे, जिसमें हमने कई और भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, लेकिन नेटवर्क के कारण वो लोग भी संपर्क में नहीं आ पाए। जल्द ही जैसे ही कोर्ट, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंद है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से 1-2 तारीख को खुलेगा, तो हम भैया से कहकर जल्द से जल्द, जैसे आपको पता है कि कपिल सिब्बल को भैया ने हमारे लिए वकील उपनल कर्मचारियों के लिए कहा है, तो जैसे ही वो खुलेगा उसके बाद तत्काल प्रभाव से हम वहाँ पर डेट लगवाने की कोशिश करेंगे और हम अपने पक्ष में जो है वो निर्णय लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो कमेटी की जो बात हो रही है, आज सुबह हम जैसे हेमंत रावत जी ने बताया कि हम आज गए थे गणेश जोशी जी के पास, लेकिन जो माल देवता है वहां पर जो है कल रात बादल फटने के कारण जो है एक भयानक स्थिति हो गई थी। तो गणेश जोशी जी जो माननीय मंत्री जी हैं वो सुबह ही वहां चले गए थे, जिस कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और शाम को अभी समझ में सुनने में आता है कि अभी अभी वो लौटे हैं वहां से। तो एक बार हम पुनः उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से कल हम लोग मिले थे, उनको हमने पत्र दिया है कि आपको भी हमारी कमेटी में रहना है। जैसे ही कोई अपडेट होगी हम लोग दोबारा पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। जितने कर्मचारी इस समय हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा उमेश भैया के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, उनकी मुहिम का हिस्सा बने। वो इस उत्तराखंड के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। और भी अन्य लोग जो इस प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। कटाक्ष का कोई मतलब नहीं होता, कटाक्ष जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन हमें जरूरत है तो अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की जो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत रावत जी, उमेश कुमार उत्तराखंडी भैया का, मनोज सेवाल जी हमारी डिबेट में जुड़े थे, हिमांशु जुयाल जी हमारी डिबेट में जुड़े थे। उन सभी तमाम लोगों का मैं अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हर हर महादेव।